चलो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ बाकी लोग भी आ जाए क्योंकि पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल, तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, अपकमिंग 6 मंथ्स में आपका ईडीसी, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, डिजिटल, मैथ्स, ये तो आपका लाइव कवर हो जाएगा। ये तो आप लाइव कवर कर लेंगे, वो भी कब तक? अप टू नवंबर, अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो। जिनके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है या फिर जो लोग सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में, उनको तो 2 साल का करना चाहिए, उनके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद भी आपके पास कितने 2 महीने ऑलमोस्ट बचेंगे, दिसंबर जैन। तो दिसंबर जैन में देखो आपके पास करने के लिए सब्जेक्ट्स कितने बचे? नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको करने रहेंगे। इनमें से अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये 3 तो बहुत आराम से तैयार कर लोगे। एनालॉग बाय द वे नहीं भी हो पाता है तो एनालॉग को लास्ट के लिए रखना। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको छोड़ के चले जाना एग्जाम देने। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी बिल्कुल, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं पढ़ा और इनको अभी उनको लग रहा है कि यार नोटिफिकेशन आ गया है, थर्ड ईयर में है हम लोग, 6 महीने बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोविड का भी टाइम है। तो कोविड के दौरान आप अपना टाइम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। ये तो अभी आपका ईडीसी कल ही स्टार्ट हुआ है, 25 को ही। कॉम आपका कल स्टार्ट हो जाएगा। पूरा ईएमएफटी अभी बचा हुआ है। डिजिटल अभी पूरा बचा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स पूरा बचा हुआ है। पूरा मैथ्स आपका बचा हुआ है। तो मैथ्स में मिला के इतनी चीजें भी अगर आप करके चले गए, बाकी बचे 2 महीने में नेटवर्क बहुत आसान होता है, सिग्नल कंट्रोल, ये तीनों कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट होते हैं। तो आप अभी ऐसा समझ सकते हो, लकीली आपके लिए जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो ईडीसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईएमएफटी हो गया, और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो ये आपके लिए अभी बचे हुए हैं। अगर ये अभी बचे हुए हैं और इनको लाइव आप अटेंड कर सकते हो, और लाइव सारा का सारा क्वेश्चन, डीपीपी, एवरीथिंग, कल मैंने बाइफरकेशन भी दे दिया था क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मैथ्स जब भी स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ना अभी भी अगर इन सबको भी ऐड कर लोगे ना, तो भी आपका मेरे ख्याल से 90 नंबर के पेपर की तैयारी हो जाएगी। अगर आप 10 नंबर का एनालॉग हटा भी दो तो भी आपका 90 नंबर का तैयार है पेपर। तो आपको भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपको अगर सही गाइडेंस मिले, तो मेरे ख्याल से आप वेट मत करो, फाइनल ईयर का वेट मत करो, एक बार में अपना बेस्ट शॉट दे दो, क्या पता थर्ड ईयर के साथ ही ठीक ठाक रैंक आ जाए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, अच्छा, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको लगता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी थर्ड ईयर के साथ या फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जैसा भी आपको लगे। और अगर आप ईसी ब्रांच के हैं तो सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, आप मुझसे बात कर लेना इस नंबर पे। पैनिक नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ये, सबके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यू एंड वी आर, आई होप अब तक सब लोग आ भी गए, आर इंडिपेंडेंट। और देखो यार, अगर मैं अगर पूरा सिर्फ और सिर्फ 4 साढ़े 4 महीने में ईएससी निकाल सकता हूँ। ईएससी में तो बहुत कुछ आता है, सारे ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, जीएस, वीएस। 4.5 महीने का मतलब आप मान के चलो, 4.5 महीने भी टोटल नहीं थे मेरे पास, 120-22 दिन थे टोटल। तो 120 दिन में अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो प्राइवेट कॉलेज से होंगे, तो मैं भी प्राइवेट कॉलेज से था। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया होगा।
तो वही सारे सिनेरियो मेरे साथ थे। तो मैं अगर 120 दिन लग गया सुबह से शाम तक, और जब मैंने कर लिया, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लगना पड़ता है ना यार, लग जाओ, हो जाता है। बात ये होती है ना, हम एफर्ट उतना लगाते नहीं है कभी। एक बार एफर्ट लगा के तो देखो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। एफर्ट लगा दो ना, 24 घंटे आपके पास, लगा दो उसमें 18 घंटे का एफर्ट। लगाओ तो 18 घंटे का एफर्ट पहले, 5 घंटे सोने के लिए निकाल दो, 1 घंटे में बाकी काम निपटाओ, 16-17 घंटे अपने प्रोडक्टिव बनाओ। करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो देखो, अंदर पैशन होना चाहिए यार, अंदर आग होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की, कि यार अब आर या पार वाला गेम जब आता है तो आदमी कुछ कर ले आता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे, रिलैक्स रहोगे, कि ठीक है यार, दाल रोटी तो चल ही रही, क्या टेंशन लेना, तब तक कभी कुछ बड़ा होता नहीं है लाइफ में। जब बात सर पे आप ले लेते हो अपने, कि अब आर या पार करेंगे, तब फिर चीजें आपकी बेहतर होने लगती, फिर वो आदत बन जाती है धीरे धीरे। और वो आदत होनी भी चाहिए लाइफ में। एवरेज लाइफ जीने से कोई फायदा तो है नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। चलो, क्वेश्चन में इतना दे रखा है, क्वेश्चन में इतना दे रखा है, यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, और आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, रैंडम वेरिएबल नाम से मत घबराना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपसे पूछा इसके एंट्रोपी, तो नाम से घबराना नहीं है, नाम से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, ये जो जनरल डाउट्स है ना, अभी एक पैनल डिस्कशन यार होने वाला है थोड़ी देर में। ओके, तो जैसे ही पैनल डिस्कशन होगा, उसमें सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्रिएट्रिक्स चैनल पे आ जाना, उसमें मैं रहूंगा, अंकित सर रहेंगे, और भी दूसरे ब्रांच के भी एजुकेटर्स रहेंगे। तो वहां पे आपको सारा का सारा डिटेलिंग मिल जाएगी। फाइन, चलो। आई थिंक देखो, यहाँ नाम से घबराना नहीं यार। इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जो लिखा है, इसको बिल्कुल हमें रैंडम वेरिएबल से रिलेट ही नहीं करना, कॉमन सेंस से क्वेश्चन ट्रीट करते हैं। तो पहले मैं आपको मौका देता हूँ 60 सेकेंड्स का, आप सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, फिर मैं इसके अलग अलग डायमेंशन आपको समझाता हूँ। जिनको रैंडम वेरिएबल आता है उनको भी समझाऊंगा, जिनको नहीं आता उनके लिए भी एक तरीका है मेरे पास। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसमें अपना थॉट प्रोसेस दीजिए, आंसर भले ही मत निकालो, आंसर से मतलब नहीं, बट एटलीस्ट गिव इट अ थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एंट्रोपी, एच इज इक्वल टू यू प्लस वी, दिस इज समथिंग विच इट इज आस्किंग। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में एक डेटा और दे रखा है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये दिया, सो एक थॉट इसको दीजिए। आंसर भले मत निकालो, आंसर से अभी कोई खास लेना देना नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई टू गिव इट अ थॉट कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई थिंक टाइम इज अप, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी कम्युनिकेशन में इसके पहले, हाँ, प्लस में कवर होंगे, प्लस में वापस से कवर होंगे, प्लस में और डिटेल में कवर होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ओके, फाइन। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हाँ, तो देखो, पिछली बार मैंने बताया एवरेज, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में कहीं पे भी अगर आपको एवरेज वर्ड दिखे तो आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करना है। सिमिलरली, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में अगर आपको कहीं पे भी मल्टीपल चीजें कैलकुलेट करनी हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यू प्लस वी की प्रोबेबिलिटी बताइए, एंट्रोपी बताइए। कभी कभी ऐसे पूछेगा यू प्लस वी की प्रोबेबिलिटी बताओ, कभी कभी आपसे पूछेगा यू प्लस वी प्लस जेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पूरे कम्युनिकेशन में जहां पे भी आपको मल्टीपल वेरिएबल्स दिखे, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उस मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। ये आदत आपको शुरू से डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यू प्लस वी दिख रहा है, मैं उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये मेरा जेड है। अब आपको कैलकुलेट करना है जेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई हो गया ये सिंगल वेरिएबल। अब देखते हैं कि जेड जो है वो असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सोर्स, यस और नो। ये देखो, अगर आपको इसकी एंट्रोपी निकालनी है तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक सोर्स की तरह। अब ये सोर्स कौन कौन से सिंबल जनरेट कर सकता है, अगर उस दिशा में हम सोच पाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा आगे तक हम जा सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है यू की वैल्यू 1, यू की वैल्यू -1, वी की वैल्यू 1, वी की वैल्यू -1। तो मुझे बताना जेड जो है वो कौन कौन से सिंबल्स जनरेट कर सकता है। आई थिंक ये 2 कर सकता है, आई थिंक ये 0 कर सकता है, आई थिंक ये -2 कर सकता है। अभी मैंने देखो प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल यूज ही नहीं किया। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अगर देखो u की वैल्यू और v की वैल्यू 1 है, तो अगर दोनों जुड़ गए तो 2 भी आ सकते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो 0 भी आ सकते हैं, -1 -1 ऐड हो गए तो 2 भी आ सकते हैं। ये जो आपने z इक्वल टू 2 निकाला,
ये जो आपने z इक्वल टू 2 निकाला, ये z इक्वल टू 2 आपको कब मिलेगा? जब u 1 होगा साथ में v भी 1 होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक। सिमिलरली ये जो z इक्वल टू -2 वाला इवेंट होगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? जब u -1 होगा और v -1 होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। बट वॉट अबाउट z इक्वल टू 0? तो z इक्वल टू 0 में दो केसेस बन जाएंगे, कि जब u 1 हो जाए और v -1 हो, यूनियन u आपका -1 हो, इंटरसेक्शन v1 हो जाए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है यार, ये कोई 10th का भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है, अगर वो कॉमन सेंस से इस चीज को सोचे। बस उसको एंट्रोपी का कोई फॉर्मूला बता दे कि एंट्रोपी में ये फॉर्मूला लगा देना, उसके पहले तो कोई भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसके बाद आपने सोचा यार एच ऑफ जेड निकालना था, तो मुझे ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा एच ऑफ जेड निकालने के लिए, कि जेड आई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू जेड आई log टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू जेड आई, ऐसे लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि z की जितनी जितनी पॉसिबल वैल्यूज थी वो सारी पॉसिबल वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0 log टू z इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 2 log टू z इक्वल टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू -2 log टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू -2। आई थिंक ये सबको समझ आ गया एक्सटेंशन। अब आपके पास काम क्या बचा? इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, यू और वी कैसे थे? बोलो, क्या दे रखा था क्वेश्चन में? यू और वी कैसे थे? इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मुझे बताओ, ये दोनों जो इवेंट्स आपने निकाले हैं, तो जब भी आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बोलो, कर सकते हैं ना इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे यहाँ से कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, अगर कोई मुझसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, तो उसको बता देंगे इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ u इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल टू 1 विच विल बिकम 1/4। फाइन। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू -2, तो ये भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनको आपने -1 और v इक्वल टू -1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से भी आ गया 1/4। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0? इसके लिए कोई कैलकुलेशन करें या डायरेक्ट आंसर लिखते हैं? डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसके लिए, क्योंकि 1/4 ऐड होके 1/2 तो पहले ही हो गया, बचा खुचा 1/2 हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप निकालना चाहते तो आप निकाल सकते थे, ये दोनों इंडिपेंडेंट, यहाँ से मिला 1/4, ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट, यहाँ से मिला 1/4। ठीक है। अब देखो ये दोनों जो इवेंट जनरेट हुए ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? कि इनका जो इंटरसेक्शन है उनके बीच में कुछ कॉमन भी नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों को आप आपस में ऐड भी कर सकते हो, 1/4 प्लस 1/4 इट विल बिकम 1/2। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे पता चला? यहां से पता चला। ये आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1/2 इज कमिंग आउट टू बी 1/4 यूनियन 1/4। तो अगर आपको पता हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अगर होता है, तो आप क्या बोलते हैं? दैट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो इवेंट्स हुए, देखना ध्यान से, ये वाले इस इवेंट की बात हो रही है, ये ए है और ये बी है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये नहीं होंगे, ध्यान से समझो, ये भी नहीं होंगे। पर ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी आपका ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी होगा, तो ए और बी को आप क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है मेरे हिसाब से। जब भी आपका ये आता है, तब आप क्या बोलते हैं? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
आई थिंक सबको पता भी होगा कि जो आपका पी ऑफ ए यूनियन बी होता है, इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, सो इट विल बिकम पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेज हैं, होपफुली सबको ये बातें याद होंगी। ठीक। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि अगर आपका पी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी हो जाए, या फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाई आ जाए, दोनों ही केसेस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो क्वेश्चन में उसने दे ही दिया है कि यू और वी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। समझ आई बात? इसका मतलब ये वाले जो इवेंट है आपके, u इक्वल टू वन, v इक्वल टू वन, ये तो इंडिपेंडेंट होंगे। u इक्वल टू माइनस वन, v इक्वल टू माइनस वन, ये तो इंडिपेंडेंट होंगे। बट अगर मैं इस इवेंट की बात करूं विच इज u इक्वल टू वन इंटरसेक्शन v इक्वल टू माइनस वन ए, u इक्वल टू माइनस वन, v इक्वल टू वन बी, इन दोनों इवेंट्स की अगर बात करूं तो ए और बी यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, दे विल बिकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो आपने अभी भी प्रूफ भी किया। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू जीरो हाफ आ जाएगा, क्योंकि ये वन बाई फोर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी थी, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स, ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, इनके समेशन के बराबर थी। तो आपने वही देखा कि ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी आई, इट इज कमिंग आउट टू बी पी ए प्लस पी बी। तो अगर आपको किस क्वेश्चन में ऐसा इवेंट बना के दे देता कि दिस इवेंट वेयर ए इज दिस, बी इज दिस, तो आप क्या बोलते? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख भी देता हूँ। अभी आंसर आया नहीं क्वेश्चन का, वो तो आपको कैलकुलेट करना ही है। यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट बट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपके लिए। ये रहा ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इवेंट इज ए, दिस इवेंट इज बी। रही बात कैलकुलेशन की, तो वो तो आप निकाल ही सकते हो काफी आसानी से। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग टू वन बाई टू माइनस वन बाई फोर लॉग टू वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर लॉग टू वन बाई फोर। सो आई थिंक सबने आंसर निकाल भी लिया होगा। आपका आंसर आ जाना चाहिए 1.5 बिट्स पर सिंबल। आ रहा ना आंसर? समझ आ गई बात सबको? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको अलग से ज़रूरत थी रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स की। हालांकि अगर आपने रैंडम वेरिएबल पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझ सकते थे। ये बेसिकली आपका आईआईडी का क्वेश्चन है। व्हाट इज आईआईडी? इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। आईआईडी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले 3-4 सालों से आईआईटी का ये फेवरेट बना हुआ आईआईडी। आईआईडी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम लोग रैंडम वेरिएबल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हो। मैंने यूट्यूब पे फ्री में ये पूरा का पूरा ऑलरेडी कवर कर रखा है। व्हाट इज आईआईडी, इसका ऑटो कोरिलेशन कैसे बनता है, इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर अगर ये आइडेंटिकल हैं तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, है ना? ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना आपके दिमाग में। ये देखो, ये क्या लिखा क्वेश्चन में, यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने खुद से ही इंडिपेंडेंट हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? आप अपने आप से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? ये देखो ना, यू और वी दे रखा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी बोल रहा है, यहाँ पे आइडेंटिकली भी बोल रहा है, पर आपने आइडेंटिकली के आगे नहीं पढ़ा। आइडेंटिकली के आगे इसने क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होगा। रैंडम वेरिएबल्स भले ही डिफरेंट हो सकते हैं, पर हो सकता है उनका पीडीएफ सेम आ जाए, उनके एवरेज वैल्यू सेम आ जाए, उनकी मीन स्क्वायर वैल्यू सेम आ जाए, ऑटो कोरिलेशन सेम आ जाए, समथिंग लाइक दैट। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे ये बोल रहा है यू और वी आर टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट बट देयर डिस्ट्रीब्यूशंस आर आइडेंटिकल। आई बात समझ में? ठीक है। तो जब कभी रैंडम वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डिकोड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बट स्टिल अभी के लिए एज ऑफ नाउ हमें जरूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से हमने इसको सॉल्व कर दिया। कुछ लेयर्स इस क्वेश्चन में थी जो मैंने आपको बताई, जैसे कि ए और बी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, यू और वी का इंडिपेंडेंट होना। इस जो वर्ड को हम लोग यूज करें इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईआईडी बोला जाता है। बहुत पॉपुलर होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल भी होता है ये।
और मैंने आपको ये भी बताया कि आगे से कभी भी आपको इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल दिखे तो आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि ये आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट साथ में कैसे हो सकते हैं। ये आइडेंटिकल वर्ड के साथ उसने डिस्ट्रीब्यूटेड भी लगा रखा है, तो ये बोल रहा है यू और वी हैं तो अलग अलग, जो आपस में इंडिपेंडेंट है, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ रहा है, उनके पीडीएफ सीडीएफ और उनके स्टैटिस्टिकल पैरामीटर शायद कैलकुलेट करने के बाद सेम मिल रहे होंगे। पॉइंट समझ आया सबको यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर हो तो बताओ, एक पॉइंट में उसके बाद और बताता हूँ। सबको ये बात समझ आई? तो मैं बहुत शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ यार कि आईआईडी अपने आप में ही 2 घंटे का लेक्चर होता है, 2 से 3 घंटे सिर्फ आईआईडी चलता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी, अगर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है तो। अच्छा, कितने लोग ये चाहेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग रैंडम वेरिएबल से भी कर लें रैंडम वेरिएबल से भी? ठीक है। तो जिनको रैंडम वेरिएबल नहीं भी आता वो भी यार एक बार देख लो, है ना, क्योंकि कभी ना कभी रैंडम वेरिएबल तो सीखोगे ही अगर एग्जाम देना है और क्लास में बैठे हो तो सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा रैंडम वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाता हूँ। मेथड टू, एक तो कॉमन सेंस मेथड मैंने आपको समझाया, मेथड टू की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताना। चलो पहले मैं लेता हूँ यू को। क्वेश्चन में उसने रैंडम वेरिएबल वर्ड यूज किया है, तो मैं भी रैंडम वेरिएबल मान लेता हूँ। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है यू आपका है रैंडम वेरिएबल। मुझे बताओ ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा या कंटिन्यूअस? ऑब्वियसली डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, या तो +1 या तो -1, सो इट इज डीआरवी। आप मुझे बता सकते हैं डीआरवी का आप पीडीएफ कैसे लिख सकते हैं? बोलो। अगर आपको डीआरवी का पीडीएफ लिखना है तो कैसे लिखते हैं पीडीएफ? ऐसे ही कुछ होता है, समेशन ऑफ सब सिखा चुका हूँ यार, यूट्यूब पे सिखा चुका हूँ, स्पेशल क्लासेस भी बहुत सारी ली है मैंने रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस की। ठीक है, तो जिनको नहीं भी पता ना वो समझते जाओ। जब भी आपको डीआरवी का पीडीएफ लिखना होता है तो आप प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, साथ में एक कंटिन्यूअस इंपल्स ऐड कर देते हैं। अब मैं डमी वेरिएबल जानबूझ के जेड लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में कॉन्वोल्यूशन भी करना है। तो इसको मैंने लिखा 1/2 डेल ऑफ z-1 +1/2 डेल ऑफ z+1। किसी को डाउट इसमें? एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? नो डाउट, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। सिमिलरली आप मुझे बताइए क्या एफ वी जेड का भी पीडीएफ सेम आएगा या नहीं? बिल्कुल सेम आएगा एफ वी जेड का भी पीडीएफ। आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव एनी इशू इन दिस। ठीक, अब आपने माना, अब आपने माना था कि z इक्वल टू u प्लस वी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में दे रखी थी कि u एंड v आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो मुझे कितने लोग बताएंगे कि अगर u और v स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं तो क्या इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा सकते हैं? सेंट्रल लिमिट थ्योरम तभी लगती है जब आपके रैंडम वेरिएबल्स स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप उसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं लगा सकते। फिर दूसरा लॉजिक लगाते हैं, वो कभी पढ़ेंगे कॉम्युनिकेशन में। तो अगर ये आपका यू और वी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है तो मुझे अगर जेड का पीडीएफ चाहिए तो मैं कौन सी थ्योरम लगा लूँ? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर आपको कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है रैंडम वेरिएबल्स का तो आप उनको उसके कॉन्वोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कितने लोगों को याद है ये बात? अगर नहीं याद है तो अभी सुन लो, आगे आप जब कभी पढ़ोगे तो आपको याद आएंगे। मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने कभी ना कभी रैंडम वेरिएबल का सामना किया होगा, चाहे अपने कॉलेज में चाहे स्पेशल क्लासेस में, कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा बहुत पता होगा कि अगर z इज इक्वल टू यू प्लस वी लिखा हुआ है तो z का पीडीएफ निकालने के लिए आपको u का पीडीएफ अलग निकालना चाहिए, v का अलग, और इनको आपस में कन्वॉल्व कर लेना चाहिए। दोनों का पीडीएफ आपने अलग अलग निकाला है तो कॉन्वोल्यूशन मुझे बताना है यहाँ से कितना आ जाएगा। देखो 1/2 का जब इसके साथ करोगे इट विल बिकम 1/4 डेल ऑफ z-2 प्लस इसका इसके साथ कॉन्वोल्यूशन करोगे, इसका इसके साथ कॉन्वोल्यूशन करोगे, आपको मिलेगा 1/2 डेल सेट, और एक और आपको मिलेगा 1/4 डेल ऑफ z+2। ये कॉन्वोल्यूशन कितने लोगों ने निकाल लिया एक बार मुझे चेक करके भी बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस कॉन्वोल्यूशन? करेक्ट है ये कॉन्वोल्यूशन। डेल का कॉन्वोल्यूशन मेरे ख्याल से सबको करना आता होगा, जिसको करना नहीं आता यार फिर वो थोड़ा होल्ड करके रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करो, क्योंकि मैंने एक तरीके से तो आपको सॉल्व करना बता ही दिया। अब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूं
इस पीडीएफ की अगर प्लॉटिंग हो जाए तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जेड, इसकी प्लॉटिंग अगर हम लोग करें, ऐसा कुछ पीडीएफ मिलने वाला। ये आपका 2, 0, -2, 2 ही है ना। हाँ, ये एरिया हो जाएगा हाफ, ये एरिया 1/4, ये वाला एरिया भी 1/4। अब यहाँ से मुझे एक पॉइंट बताना, क्वेश्चन में देखो अल्टीमेटली गाड़ी कहाँ पे आके रुक गई थी, यहीं पे आके रुकी हुई थी। ये एच ऑफ जेड तो आपने लिख ही लिया था, एच ऑफ जेड की पॉसिबिलिटीज भी आपने डिस्कस कर ली थी। आपके पास ये एक सिनेरियो बचा हुआ था कि ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कैसे करी जाए। अब बताओ यहाँ पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, 0 - 2 0 प्लस, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कोई आपसे पूछे z = 2 तो आप क्या लिखेंगे, -2 माइनस से एरिया अंडर द कर्व कितना आपको मिल रहा है, हाफ। तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा रैंडम वेरिएबल उनको ये सब समझ आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा, किसी और से भी पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो जब पढ़ना तब समझ लेना, बट दो अल्टरनेट मेथड्स आपके पास होने चाहिए। इसका एक तीसरा मेथड भी मेरे पास है, बट वो अभी आप समझ नहीं पाएंगे। एक ग्राफिकल मेथड भी इसका होता है, तो ग्राफिकल मेथड कभी अलग से बताऊंगा। ये पॉइंट सबको समझ आया? तो अगर ये प्रोबेबिलिटीज निकल गई उसके बाद एंट्रोपी निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए ना? तो आगे से दोनों बातें दिमाग में रखना। कभी कभी क्या होगा ना, इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस बना पाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे तो चलो लकीली आपने बना लिए, यहाँ पे आपने लकीली बना लिया कि 2 आ गया, -2 आ गया, 0 आ गया, आपने प्रोबेबिलिटीज भी निकाल ली। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हमेशा आपके लिए इतने कॉम्बिनेशन इतने इजीली बना पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो कभी कभी आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम या फिर कॉन्वोल्यूशन वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। कितने लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आ गए, ये मुझे बताइए। फिर मैं इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि एक और अच्छा क्वेश्चन, उसका मैं बोलूंगा, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन। आया सबको समझ में? ठीक। जिन्होंने रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ा है वो या तो पढ़ो जाके, या पढ़ने के बाद ये मेथड जरूर सीखना। तो हमारा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। जो हम लोग प्लस वगैरह में भी पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस आंसर निकालना नहीं होता है, हमारा पर्पस होता है एनालिसिस करना, ताकि हम एनालिटिकली थोड़ा स्ट्रांग बन पाए। एग्जाम में यार जो स्ट्राइक कर जाए, एग्जाम में तो जो स्ट्राइक कर जाए ना, एग्जाम में तो वैसे इतना प्रेशर रहता है तो पहले से। अब मुझे बताओ, आप मान लो आपने अगर कभी क्रिकेट खेला हो तो पहले से कोई बता सकता है क्या कि पहले ओवर में कवर ड्राइव खेलना, दूसरे में पुल खेलना, तीसरे में हुक शॉट खेलना, फिर उसके बाद स्ट्रेट ड्राइव चौथे ओवर में? आना तो आपको सब चाहिए ना। जैसी सिचुएशन, जैसी पिच, जैसा बॉलर, जैसा अंपायर, वैसा खेलेंगे हम लोग। तरीके सारे आने चाहिए, शॉट्स सारे होने चाहिए अपने पास। देखेंगे जैसा मिलेगा उस हिसाब से हम लोग डील करेंगे वहां पे। अ कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड इज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका देखो मेरे पास एक तीसरा मेथड भी है, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको रैंडम वेरिएबल के और अंदर जाना पड़ेगा, तो कभी और किसी दिन और बता दूंगा। उसको टेबल बना के भी करते हैं। इफ नंबर ऑफ टाइम्स, चलो देखो टाइम आ गया यार, 6 PM पे कॉइन इज टॉस्ड, 6 PM पे है यार पैनल डिस्कशन। टाइम डिसाइड हो गया, टाइम का ही हम लोग वेट कर रहे थे, तो 6 PM पे चले आना क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, उस पर मैं रहूंगा, अंकित सर रहेंगे, मैकेनिकल के एक टीचर रहेंगे, कंप्यूटर साइंस के एक टीचर रहेंगे। तो अपने सारे दोस्तों को भी बता देना जितने भी ब्रांच के, तो उस पर हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। उस पर कोई बकवास भरी बातें नहीं होंगी कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे और दुनिया जीत लोगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल डिस्कशन, प्रैक्टिकल सिनारियोस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन होगा अपने क्रिएट्रिक्स चैनल पे।
तो वहां पे कोई दुनिया जहाँ की बातें नहीं होंगी, कोई झूठे मोटे सपने आपको नहीं दिखाए जाएंगे। प्रैक्टिकल जो रास्ता है वो बताया जाएगा, बाकी अचीव करना ना करना वो आपके हाथ में है कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सपने अगर देखना है ना खुद से देखो, किसी के दिखाने से मत देखो यार सपने। आप लोग बड़े वल्नरेबल रहते हो पता नहीं क्यों, जबकि बीटेक वीटेक करने के बाद या बीटेक करने के दौरान ही आपको इतना स्ट्रांग बन जाना चाहिए। असल में बात ये भी ना कि आप लोगों की रैगिंग वैगिंग भी होती नहीं ना, तो अब जो स्टूडेंट बीटेक में जैसा जाता है उससे और भोला बन के बाहर आता है वो। हमारे टाइम से ऐसा चालू हो गया था। यार रैगिंग वगैरह आई थिंक होनी चाहिए इन अ लिमिटेड सेंस। अभी तो सब खत्म कर दिया। अब जैसे जाते हो 11 ट्वेल्थ में उससे भी ज्यादा भोले बन के कॉलेज से निकलते हो, आपको कुछ पता ही नहीं रहता दुनियादारी के बारे में। तो बीटेक करने या फिर ग्रेजुएट बनने पहले माँ बाप इसीलिए बच्चों को बाहर भेजते थे कि कम से कम इसको थोड़ा एक्सपोजर मिले, थोड़ा दुनिया से लड़ना सीख जाए, ये थोड़ा नफा नुकसान सही गलत के बारे में डिसीजन ले पाए। पर वो चीजें तो बहुत लैगिंग ही होती जा रही हैं यार दिन ब दिन। चलो, a coin is tossed till head is observed for the first time. If number of times coin toss represents a random variable, calculate the entropy of x. Calculate entropy of x. हम लोगों के टाइम पे यार जितने भी, अभी मैं कल बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो सिंगापुर में, मतलब मेरा काफी बीटेक का मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो। तो हम लोगों की बात होती रहती, तो उसका भी अभी सिंगापुर से कल फोन आया, तो कल रात में हम लोग बात कर रहे थे। तो नहीं, वो तो यार यूएस में है 52 वाला, ये 51 था। तीन लोग थे, विपिन, विपुल, विशाल। तो मैं देश प्रेमी, मैं यहीं रह गया, ये चला गया सिंगापुर, ये चला गया यूएस। मैं तो देश प्रेमी हूँ, तो मैं अपने देश की सेवा के लिए यहीं रुक गया, सरकारी नौकरी ज्वाइन की, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं देश सेवा कर रहा हूँ। ये लोग तो चले गए फॉरेन। तो इसका भी फोन आया, तो वही डिस्कशन इससे भी चल रहा था कि यार आजकल के जो स्टूडेंट्स, मतलब जनरली जैसे हम लोगों के कॉलेज में तो यार इतनी रैगिंग होती थी, इतना सब कुछ होता है, तो हम लोग किसी सिचुएशन से जनरली उतनी जल्दी घबराते नहीं हैं। मतलब बहुत वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, और कोई भी सिचुएशन आती है तो जनरली वी डोंट डेविएट मच। बट आजकल मैंने देखा छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो आप लोग बहुत पैनिक कर जाते हो। तो इतनी जल्दी पैनिक नहीं करना चाहिए यार, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं लाइफ में, आराम से लाइफ निकाल सकते हो आप, थोड़ा सा बस आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली। चलो इसका आंसर बताओ। इस यार सवाल का जवाब अंशुल मैं बहुत बार देख चुका हूँ, तो एक बार कोई भी मेरा वो सेशन देख लेना, गपशप सेशन देख लेना, या कोई भी सेशन देख लेना, तो मैंने काफी बार इसका जवाब आपको दिया है। चलो, आपके पास 40 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है, 40 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है। इसमें भी कोई रैंडम वेरिएबल जैसी चीज यूज नहीं हो रही है, एक्स को एज अ सोर्स ट्रीट करो। जब भी इंफॉर्मेशन थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आपको दिखे रैंडम वेरिएबल, तो आप उसको मान लो ये कोई सोर्स है। ठीक है, जैसे ही इसको सोर्स मानोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आपको सोर्स, अगर आपने इसको माना, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सोर्स कौन कौन से सिंबल्स जनरेट कर रहा है। देखो मैं कितना आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जिसको रैंडम वेरिएबल नहीं आता है उसको जरूरत भी नहीं रैंडम वेरिएबल की। आप क्या करिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में इंट्रॉपी पूछा जाए, रैंडम वेरिएबल वर्ड यूज हो, रैंडम वेरिएबल को सोर्स मान लो। मान लो कि ये कोई सोर्स है और कौन कौन से ये सिंबल्स जनरेट कर रहा होगा, सिंबल्स आइडेंटिफाई करो। जैसे सिंबल्स आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन लग जाएगा, सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, अगले स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बोल रहा है कि एक कॉइन टॉस कर रहे हैं टिल हेड इज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल एक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मुझे रैंडम वेरिएबल आता नहीं है, तो मैं इस एक्स को मान लेता हूँ कोई सोर्स। अब अपने पास काम क्या बचा, ये कौन कौन से सिंबल्स जनरेट कर रहा है वो अगर पता चल जाए, तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यस और नो? मुझे बताओ, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन टॉस करते टाइम पे क्या क्या आपके पॉसिबल सैंपल स्पेस आ सकते हैं, अगर आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक पहला हेड ना आ जाए। तो सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या आ जाएगा। शायद पहली बार में हेड आ जाए, शायद पहले टेल फिर हेड, तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। दो टेल आए फिर हेड आ जाए, फिर स्टॉप कर लेंगे। तीन टेल एक हेड आ जाए, फिर स्टॉप कर लेंगे, लाइक दैट, ऐसा करके इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। यस और नो? चेक कर लो, यही तो सैंपल स्पेस बनना चाहिए। फाइन। चलो, तो मुझे बताओ रैंडम वेरिएबल की क्या मैपिंग कर लोगे आप। क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड इज रैंडम वेरिएबल।
अगर पहली बार हेड आए तो कितनी बार कॉइन टॉस करोगे? एक बार। अगर दो हेड आए तो कितनी बार टॉस करना पड़ेगा? दो बार। यहाँ से तीन बार, यहाँ से चार बार, अप टू इन्फिनिटी। होपफुली एवरीवन इज कंफर्टेबल इन बोथ दिस पॉइंट्स। तो आपको देखो पता चला कि ये जो सोर्स आपने लिया था ये कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है? वन, टू, थ्री, अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ भी हो तो बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, अदरवाइज यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना सारे पॉइंट? आगे चलें? ओके, तो मैंने क्या बोला, रैंडम वेरिएबल को सोर्स मान लो। ये इवेंट्स निकाल लेते हैं। इवेंट्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज चाहिए थी, तो हमने देखा सैंपल स्पेस में बोल रहा था सिक्का तब तक उछालते रहिए जब तक पहली बार हेड ना आ जाए। या तो पहली बार ही हेड आ जाएगा, या तो टेल के बाद हेड आ जाएगा, दो टेल लाइक दैट। तो फिर आपको उसकी मैपिंग भी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन में उसने एक्स की वैल्यू बता रखी है, जितनी बार आप कॉइन टॉस करोगे वही एक्स की वैल्यू मान लेना। अब क्वेश्चन अपने लिए काफी आसान हो गया। क्वेश्चन में अगर आपसे एंट्रोपी पूछ रहा है तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करी जाए? फॉर्मूला लगा देते हैं एंट्रोपी का, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स आई log टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स आई। तो आपको मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वन कितनी होगी। फटाफट बताना। ये कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू वन का मतलब एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। x इक्वल टू टू का मतलब टेल फॉलोड बाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई हाफ स्क्वायर। टेल फॉलोड बाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू क्यूब, लाइक दैट। पुट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस वन बाई टू लॉग टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू स्क्वायर लॉग टू वन बाई टू स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। इसको आप थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो आई थिंक यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए वन। यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, इसको वन बाई फोर लिख सकते हो। वन बाई फोर की वजह से बाहर कौन सा टर्म आ जाएगा? ये देखो, इसको वन बाई फोर लिख सकते हैं ना, बाहर माइनस वाला प्लस आ जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस वन बाई टू। ऐसा ही चेक करो। अगले वाले में क्या आएगा? थ्री बाई टू स्क्वायर। एक टर्म और मैं लिख देता हूँ तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अल्टीमेटली जो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा वन बाई टू प्लस टू बाई टू स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू क्यूब अप टू इन्फिनिटी। चेक करो, देखो कितने लोग ऐसा एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर पा रहे हैं। मिल रहा है ऐसा? ठीक है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो सईद खान, रिफ्रेश कर लो अगर आपकी स्क्रीन वाइट आ रही है तो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका किसी के पास है? तो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन करने का लॉजिक है यार। बाकी वो वाले क्वेश्चन तो आप सेमेस्टर में करते ही कि चार प्रोबेबिलिटी दे दो, एंट्रोपी निकालो। तो वो सब क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो वो सब क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं क्लास में, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना। अप टू इन्फिनिटी। तो अगर देखो आपको ये एक्सपेंशन याद हो, ये किसी को याद है क्या होता है? आई थिंक सबको याद होना चाहिए। वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। फाइन। मगर यहाँ पे जो टू वाला टर्म है उसके साथ स्क्वायर ऐड होना चाहिए, तो मैं एक एक्स दोनों साइड एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स टू द पावर फोर। अब मैं एक्स को किससे रिप्लेस कर लूँ? वन बाई टू से। तो इसकी वैल्यू मिलेगी वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू द पावर माइनस टू, और आंसर आ जाएगा टू बिट्स पर सिंपल। समझ आया क्वेश्चन? So these type of questions fall under the category of good questions. आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें ऐसा ही।
एक क्वेश्चन और करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड until head appears or four tail appears consecutively. Consecutively एक स्पेलिंग देख लेना यार। If number of times coin tossed is assumed to be random variable, calculate the entropy। इस रैंडम वेरिएबल को कुछ नाम दे देते हैं x। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ x। क्वेश्चन समझ आए? ठीक है, तो जो आप लोग सेमेस्टर में क्वेश्चंस करते हो ना, कि चार प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, उसका एंट्रोपी उसी का एक बेहतर वर्जन है, ये ऐसा बोल सकते हो, उसी का एक थोड़ा सा बेटर वर्जन है। ओके, कम्युनिकेशन के कोर्स में भी कवर होगा, वहाँ पे और अच्छे से कवर होगा, क्योंकि वहाँ पे रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस की नॉलेज रहेगी, बहुत सारे टूल्स रहेंगे, तो ये लास्ट चैप्टर रहेगा, तो इसमें सारी नॉलेज दिखा देंगे अपनी। ठीक है, सारी नॉलेज इसी चैप्टर में दिखानी होती है इन्फॉर्मेशन थ्योरी में, जितना भी आप पढ़ के आते हो, AM FM चैनल, बेस बैंड रिसीवर, बैंड पास रिसीवर, और मैप थ्योरी, ML थ्योरी, वो सारा नॉलेज आपका इन्फॉर्मेशन थ्योरी में रिवाइज हो जाता है। बट इट इज बेटर कि अगर आप एक बार यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लें और वहां पे भी प्रैक्टिस करें। ओके, क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ आया। तो देखो, आप कब तक कॉइन टॉस करते रहेंगे? जब तक या तो पहली बार हेड ना आ जाए तब रुक जाना, या तो वो बोल रहा है कि अगर चार टेल भी इकट्ठे आ गए तो भी हम एक्सपेरिमेंट अपना स्टॉप कर देंगे। फाइन, अच्छा टाइम मैंने नहीं दिया क्या आपको? चलो टाइम ले लो। हाँ, कुछ 80-90 सेकेंड्स का टाइम ले लो। आंसर मुझे नहीं चाहिए, कम से कम अप्रोच एक बार आप बताइए, या खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अप्रोच इज नीडेड, और मे बी आंसर अगर बता पाओ तो और भी अच्छी बात। जब भी देखो कॉइन वाले क्वेश्चन आए या डायस वाले क्वेश्चन आए, कुछ नहीं समझ आए, तो ट्री डायग्राम से अप्रोच किया करो उसको। जब आपको जनरली कुछ नहीं समझ आए तो आप कोशिश करो ट्री डायग्राम से अप्रोच करके रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बना लो। 13/8 आ रहा है किसी का आंसर? चेक करके देखते हैं। 30 सेकेंड्स और बचे हुए, फटाफट ट्राई करिए। देखो बात ये ना, एफर्ट बहुत कम लोग लगाते हैं यार, इसलिए ना सक्सेसफुल होना बहुत आसान आपके लिए भी। वेरी लेस पीपल पुट कंटिन्यूअस एफर्ट। तो अगर आप ये भी अपने दिमाग में रखो ना, कि अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट डालते जाओ बिना रुके, तो भी आपके लिए सक्सेसफुल होना आसान हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों का अप्रोच ही गलत होता है, कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस एफर्ट अगर डालने लगोगे धीरे धीरे करके, तो भी थोड़ा बहुत गारंटी हो जाती है कि सक्सेस मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो मैं एक सिक्का ले लेता हूँ यहाँ से, और उसको टॉस करना चालू करता हूँ। अगर आपने एक सिक्के को टॉस करा तो मे बी हेड आ सकता है, मे बी टेल आ सकता है। अगर हेड आ जाता तो एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टॉप कर लेते। फिर आप इसको यहाँ से तो आगे बढ़ाते, टेल हेड, टेल टेल। अगर आपका हेड आ जाता तो एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टॉप कर लेते। फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते, यहाँ पे आपको मिलता टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। आप इसको स्टॉप कर लेते। अब यहाँ पे बताना क्या होगा। सॉरी, ये तो स्टॉप हो गया था ना। यहाँ पे बताइए क्या होगा। या तो ये सिनेरियो बनेगा, या तो ये सिनेरियो बनेगा। तो मुझे बताना, दोनों सिनेरियोज में से क्या आपका दोनों ही बार एक्सपेरिमेंट रुकेगा? अगर आपके 3 टेल आ गए तो आप क्या करोगे? चौथा जब टॉस करोगे तो या तो 4 टेल का कॉम्बिनेशन आएगा, या 3 टेल फॉलोड बाई एक हेड का कॉम्बिनेशन आएगा। दोनों ही केस में आपका एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। तो इस केस में जो आप सैंपल स्पेस बना रहे हैं, वो सैंपल स्पेस का साइज फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा?
फाइनाइट आ जाएगा। पिछले केस में कैसा था, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले देखते हैं कॉइन को टॉस करने के बाद पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं। तो अगर आपने कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस आपका बनेगा, देखो पहला सैंपल स्पेस आपका बना हेड, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल 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 हेड, और इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अपना एक डिजायर्ड सैंपल पॉइंट हो जाएगा या वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। फाइन। एक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार, यहाँ पे चार बार। इसको हम एज अ सोर्स ट्रीट करते हैं, तो हमें पता चल गया ये कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है। तो इसी इमीडिएटली इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल देते हैं। एक्स इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी हाफ, एक्स इक्वल टू टू की प्रोबेबिलिटी बोलते रहो 1/4, एक्स इक्वल टू थ्री की प्रोबेबिलिटी 1/8। व्हाट अबाउट एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, या तो ये आए 1/16, या तो ये आए, दोनों में से कोई भी आएंगे। 1/16 1/16 को ऐड करोगे ये बन जाएगा 1/8। तो ये एक थोड़ा सा कैच था इसमें, ये जो एक्स इक्वल टू फोर आएगी प्रोबेबिलिटी, उसका 1/16 नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पे उसने दोनों सिनेरियोज आपको दे दिए कि भाई तीन हेड और एक एक तीन टेल और एक हेड लेके आओ तो भी एक्सपेरिमेंट बंद कर देना, चारों हेड आए तो भी अपना एक्सपेरिमेंट आप बंद कर देना। अब बताओ एंट्रोपी यहाँ से कितनी आ जाएगी। अब तो काफी आसान हो गया आपके लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना। सो एंट्रोपी बिकम्स -1/2 log 2 1/2 -1/4 log 2 1/4 -1/8 log 2 1/8 -1/8 log 2 1/8। अब इसको सॉल्व वगैरह करो, आंसर वगैरह निकालो जो भी आपका आने वाला है। कितना आ रहा, 15/8। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं आपकी कैलकुलेशन को करेक्ट मानता हूँ और मैं लिख देता हूँ 15/8। यूनिट्स भी हमेशा याद रखा करो, बिट्स पर सिंबल। ये हो गई आपकी यूनिट। है ना इंटरेस्टिंग चीज इंफॉर्मेशन थ्योरी, है ना। तो अब देखो यही चीज आप लोग बोलते हो कि सर रिसीवर करवा दो, तो कैसे करवा दे रिसीवर, यार बहुत सारी प्री रिक्विजिट है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में तो तब भी कम है, इंफॉर्मेशन थ्योरी में तो तब भी मैं बिना रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ाए एक हद तक क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको एनालॉजी बता सकता हूँ। बट यही चीज अगर आप मुझसे बोलो कि मैं रिसीवर आपको पढ़ा दूं, बेसबैंड रिसीवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पढ़ा दूं, पॉसिबल ही नहीं यार, इतना ज्यादा प्री रिक्विजिट उसमें है। उसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आप रिसीवर वगैरह में थोड़े कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देखो। सॉल्व करो। इसमें बोल रहा है अ डायस इज रोल्ड until 3 comes for the first time. If number of times dice rolled is considered as random variable, calculate the entropy of X. Assume a biased, unfair dice having 6 faces as either 3 or 6। चलो आंसर बताओ। मतलब एक ऐसा अनबायस्ड डायस लेके आया है वो, सॉरी बायस्ड या अनफेयर डायस लेके आया है जिसमें 6 साइड तो हैं, पर उन 6 के 6 साइड पे या तो 3 लिखा है या तो 6 लिखा है।
डायरेक्ट इसका आंसर बताना। 1 मिनट का समय आपके पास है, 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन क्रैक करना है। डायरेक्ट आंसर बताओ ना यार। कम्युनिकेशन क्लासेस विल ऑल्सो बी इन इंग्लिश यार, बट इनिशियली it will be in Hindi. Both the batches will run. Okay. It will, first of all, it will be completed in English. Same as coin. Very good. Very good answer. That this question is same as coin wala question. This was the answer which I was expecting from all of you. कोई फर्क है क्या दोनों क्वेश्चन में? वहां पे बोल रहा था तब तक टॉस करते जाओ जब तक आपका हेड ना आ जाए, वहां पे भी इनफाइनाइट बन रहा था, यहाँ पे भी बोल रहा है कि एक डायस ले लो। बट बात यहाँ पे भी वही है, अगर यहाँ पे भी आप देखो किसी के दिमाग में अगर डाउट आ रहा है तो मैं बता दूंगा। मुझे बताओ यहाँ पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जितनी 6 आने की होगी, विच इज हाफ। अगर 3 फेसेस पे 3 है और 3 फेसेस पे 6 है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज कॉइन वाला क्वेश्चन है। आंसर विल बिकम 2 बिट्स पर सिंबल। अगर इसी क्वेश्चन में वो एक ऐसा अनफेयर डायस आपको देता जिसके 3 हिस्सों को वो कर देता, फिर उस केस में ना कोई सीरीज नहीं बना पाते आप। समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? उस केस में ना सीरीज बनाना मुश्किल हो जाता, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर देता, सेम क्वेश्चन में। मैं आपको इसका एक वेरिएशन भी करवा देता हूँ। ठीक है, बस ये लास्ट वाली लाइन हटा देता हूँ। लास्ट वाली लाइन उसमें प्रेजेंट नहीं है, बताओ क्या हो जाएगा? सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट लास्ट लाइन। एक और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आई थिंक अब अगली क्लास में ही करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये हटा दिया उसने, अज्यूम अ बायस्ड ये वो। अब बताना क्या करोगे? अब आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ जाएगा। तब तक उछालते रहो जब तक 3 ना आ जाए। फर्स्ट बार में आपने टॉस किया, आपका आ गया 3। ओके। सेकेंड बार में आपने टॉस करा तो 3 नहीं आया, 3 के अलावा कुछ आ गया। इसके बाद आपने टॉस करा, तब भी 3 नहीं आया, तब भी 3 नहीं आया, 3 आ गया। इसके बाद भी आपने टॉस करा। आई थिंक सैंपल स्पेस सब लोग बना पा रहे हैं। एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द सैंपल स्पेस। आपको तब तक डैश को रोल करते जाना है जब तक 3 पहली बार ना आ जाए, तो या तो 3 आएगा या तो 3 नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ से बताना, ये जो आपका एक्स है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप डैश को रोल कर रहे हैं? यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, अप टू इन्फिनिट। फाइन। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1? बोलो। 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2? 5/6 इंटू 1/6, क्योंकि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6 ना, शायद 1 आ जाए, शायद 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वॉट एवर। सो दिस विल बिकम 5/6 इंटू 1/6। ओके। वॉट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3? नाउ आई थिंक यू विल गेट द पैटर्न। 5/6 स्क्वायर इंटू 1/6। करेक्ट एवरीवन? ठीक है ये बात। चलिए, अब इसी को एक बार लॉग में डाल के देखते हैं कि क्या चीज़ें जनरेट होती हैं। तो अगर मैं मान लो एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ रहा होता, तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनको एक 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 डिजायर्ड सीरीज में चेंज कर पाना। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बना पाते हैं हम लोग। यहाँ से था 5/6 इंटू 1/6 लॉग टू 5/6 इंटू 1/6। फिर हो जाता 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 लॉग टू 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से सबसे पहली चीज तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां से भी आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, पहले तो 1/6 बाहर लेके आ जाओ। तो ये तो बाहर कर लिया, तो ये बचा log टू 1/6 प्लस 5/6 log टू 5/6
प्लस 5/6 का होल स्क्वायर log 2 5/6 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट सबको समझ आया? ठीक, चलो अब क्या करते हैं। तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा नहीं, मैं जस्ट आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ कि कहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 मैं बाहर लेके चला गया, तो ये बचेगा -1/6 log 2 1/6। अब यहाँ से आप log 2 5/6 भी कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बिकम 5/6 प्लस 2 इंटू 5/6 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5/6 होल क्यूब अप टू इन्फिनिटी। देखो पहली चीज तो ये कितने लोगों को समझ आई, ये अंदर वाली कहानी कितने लोग समझ पा रहे हैं? यही होगा ना। देखो इसके बाद वाला जो सैंपल आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6 log 2 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6, ऐसा कुछ आएगा, है ना। आई थिंक दिस विल बिकम 5/6 का होल स्क्वायर लाइक दैट। इसके बाद वाला जो पोर्शन है इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एंट्रोपी वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, अगर वो क्वाइन के केस में देता है तब तो क्वेश्चन में हमेशा एक सीक्वेंस बन जाएगा। अगर डायस के केस में देगा तो 110% आपको बायस्ड ही डायस देगा। अदरवाइज फिर आपका अगर इनफाइनाइट सैंपल स्पेस देगा ना तो उसको मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबको ये बात समझ आ रही है मैंने क्या समझाया? तो ये क्वेश्चन तो मैंने अननेसेसरली क्रिएट किया था ये वाला, आपको ये बताने के लिए कि अगर वो यहाँ पे अनबायस्ड डाइस आपको या फेयर डाइस आपको देता तो उस केस में आपका जो ये पूरी की पूरी सीरीज बनती है, ये सीरीज आपकी बन जाती एक जिसको कि आप किसी डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आपको एंट्रोपी वगैरह वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। हाँ, कौन से सेकेंड टर्म में? हाँ, log 1/6 वाला टर्म भी आ जाएगा, यहाँ पे बोल रहे हो ना इंटू 1/6। हाँ, वो टर्म आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो 1/6 वाले टर्म्स आ रहे हैं ना, इसको लिख लो यार, ऐसा कुछ ना, यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो जो भी आएगा, मेरे कहने का मतलब ये है फाइनली कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा इसको सिंप्लीफाई कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/6 वगैरह की वजह से कोई सीरीज आपकी बनेगी नहीं। बट अगर यही आप डायस के केस में कर रहे थे तो डायस के केस में बना पाना पॉसिबल था। तो देखो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दोनों के लिए मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि किस किस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो भी इसका आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने के मेरे पीछे मतलब था कि आपको ये चीज समझनी चाहिए। तो देखो जब भी आपका एंट्रोपी वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना। अगर मान लो आपको कोई भी जनरल एक्सपेरिमेंट देता है, अगर कोई भी जनरल एक्सपेरिमेंट देता है तो देखना वहां पे सैंपल साइज हमेशा फाइनाइट आएगा। सैंपल स्पेस जैसे मैंने हेड टेल वाला करवाया ना, इसका साइज फाइनाइट आएगा। अगर आपको उसने कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट दिया तो जो उसका सैंपल स्पेस आएगा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हुआ तो 100% आपकी स्पेसिफिक सीरीज भी बननी चाहिए। ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सीरीज।
अगर सीरीज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन में चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बता पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसी केस में अगर आप पूरा का पूरा ऑप्शन लिखोगे तो देखो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन लिख पाना इस केस में। अगर आप यहाँ से log 5/6 इंटू 1/6 कॉमन लेते हैं तो ऐसा कुछ है ना। तो आपको फिर पूरा फाइनल आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉग वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपके जनरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जनरली वहाँ पे आपका सैम्पल स्पेस का साइज फाइनाइट आता है। अगर सैम्पल स्पेस का साइज इनफाइनाइट आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक स्टैंडर्ड सीरीज बन जाएगी। नहीं बनती है तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाओ, जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैनिपुलेशन लगाइए और आंसर कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से भी कैलकुलेट तो हो ही जाएगा। ये अंदर वाली सीरीज आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको ऐड करना, -1/6 मल्टीप्लाई करना, फाइनल आंसर कैलकुलेट करना। बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट आंसर डायरेक्टली बता पाना पॉसिबल नहीं। सबको ये पॉइंट समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया इन्फॉर्मेशन थ्योरी में यहाँ तक जो जो हमने पढ़ा है ना? तो बताओ इसमें कुछ भी मुश्किल है? बिना देखो रैंडम वेरिएबल की आपको नॉलेज हुए आप काफी सारी चीजें क्रैक कर पा रहे हैं, अराउंड 80-90%। जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए तो केक वॉक है, उसको तो कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ भी नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला जो सेशन आई थिंक वो 10:30 के आसपास है, 10:30 के आसपास है, तो 10:30 पे आओ। और मीनवाइल अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके पास पूरे के पूरे कम्युनिकेशन के नॉलेज हो तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या जिनके पास अभी 6 महीने में बचे हुए इंतजार, वो लोग मत करो, हमको मौका दो। एक बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आओ, आपका कम्युनिकेशन, आपका EMFT, आपके जितने भी लेक्चर्स, ये देखो मैंने लिखे हुए ये बचे हुए हैं अभी, EDC कॉम, EMFT डिजिटल मैथ्स, ये बचा हुआ है। आपको कोई भी इंक्वायरी हो इसी नंबर पे फ़ोन करो, इस नंबर पे इमीडिएटली कॉल करके आप पूछो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 6 महीने में अभी तैयारी का क्या क्या स्कोप बचा हुआ है, और क्या एक थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट भी थर्ड ईयर में अभी भी अभी से तैयारी स्टार्ट करके वो अच्छी रैंक ला सकता है या नहीं। तो ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, नंबर पे कॉल करो। तो मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप और वो सब वाला चक्कर ही हटा दिया है, इसी पे आप कॉल करिए, इस पे इमीडिएटली पूछिए। और अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, आप वन बना चुके हो तो ये कोड लगाओ और इमीडिएटली इस नंबर पे मैसेज कर दो दैट आई हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद मैं आपको चैनल के शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। चैनल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे निकालते हैं, क्या करना है, तो उसके मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ। तो उस वाली क्लास में ज़रूर आना, क्योंकि वो शॉर्टकट आपके लिए हमेशा काम आएंगे। ठीक है।